डियर एस्पिरेंट्स, आज जो हम कवर करने वाले हैं 24 अगस्त 2017 का सेकंड शिफ्ट का पेपर कवर कर रहे हैं, जिसका सेकंड पार्ट कवर कर रहे हैं। पिछला पार्ट हम कवर कर चुके हैं पिछली वीडियो में, वीडियो नंबर 36 में। ये 37वां वीडियो है हमारा। आइए चलते हैं प्रश्न पर। एक दुकानदार अपना सामान क्रय मूल्य पर बेचता है। यदि वे 1 किलोग्राम की जगह पर कितना की यूज करता है, 975 ग्राम देता है, तो लाभ प्रतिशत बनता है तो होगा। तो देखिए 1 किलोग्राम के स्थान पर उसने कितना तोला है, 975। तो आपने लिख दिया 975। बचा कितना लिया, 25 ग्राम। परसेंटेज में निकालना है लाभ को, तो ये लिख दिया गुणा। 25 से आपने कैंसिल आउट कर दिया, तो ये चला जाएगा आपका 3 बार और ये 9 बार। तो अब आपको क्या करना है, 100 के अंदर 39 से भाग देना है। जैसे ही भाग लगाएंगे तो 2 बार जाएगा, रिमाइंडर ये जाएगा आपका रिमाइंडर 22/39। तो आपका आंसर बनता है 2 सही 22/39। आइए देखते हैं कौन से ऑप्शन पर दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड पर हमें दे रखा है इसका आंसर। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये व्यक्ति एक कार्य को दो दिनों में पूरा कर सकते हैं और 4 लड़के उसी कार्य को 8 दिनों में पूर्ण कर सकते हैं। तो कितने दिनों में 3 पुरुष और 6 लड़के एक साथ कार्य करते हुए पूरा कर सकेंगे। सबसे पहले 6 मेल कार्य कर रहे हैं, 6 मेल कितने दिनों में, 2 दिनों में। और अब 4 बॉयज कार्य कर रहे हैं कितने दिनों तक, 8 दिनों तक। कार्य पूरा हो जाता है। तो यहाँ से हम इनकी इफिशियंसी फाइंड कर लेते हैं। जैसे हम इनकी इफिशियंसी निकालेंगे तो 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। तो यहाँ से देखेंगे m/b जो है, इस 2 से हमने इस 2 को कैंसिल किया, फिर अगेन इस 2 से हमने इसको कैंसिल किया 3, तो ये 3 नीचे चला जाएगा, 8 ऊपर, यानी 8/3। एक मेल एक दिन में 8 काम कर सकता है और एक बॉय जो है 3 काम कर सकता है। तो अब हमें ये पूरा का पूरा कार्य करवाना है। कितने व्यक्तियों से, तो 3 पुरुष से, यानी 3 तो मेल हैं और 6 बॉयज। कितने दिनों में, x दिनों में। लेकिन यहाँ पहले जो काम किया है किसी भी एक को हमें लेना पड़ेगा, चाहे तो हम इधर वाली संख्या को ले लें और चाहे इधर वाली को। तो हम पहली वाली को ही ले लेते हैं। जैसे 6 मेल की कार्य क्षमता अभी पुट कर देंगे, हम 2 दिनों में कार्य को पूरा कर रहे हैं। जब हम इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने पर अब देखते हैं कि ये जो मेल दे रखे हैं इसका वैल्यू हम पुट कर देते हैं यहाँ पर। तो m का जो वैल्यू है 8 है, पुट कर दिया हमने। 8 का 6 गुना हो गया 48, 48 गुणा 2 यहाँ पुट कर देते हैं। तो 8 का 3 गुना हो गया 24 प्लस 6 का 3 गुना हो गया 18, और ये हो गया x। इसका इसमें गुणा कर दिया तो ये निकल कर आ गया हमारा कितना, 96 बराबर। इन दोनों को जोड़ दिया तो ये आ गया 42x। 42 का भाग लगाएंगे इसमें तो 96/42। तो देखिए इसमें भाग देने पर ये 2 पॉइंट कुछ निकल कर आएगा, जबकि इसमें ऑप्शन जो दिए गए हैं वो इसमें गलत दिए गए हैं। आप अगर देखेंगे करेक्ट आंसर यही आएगा, क्या 2 पॉइंट कुछ निकल कर आएगा आपका। लगभग अगर आप अप्रोक्सीमेट देखेंगे तो 2.28 निकल कर आएगा, जो कि ऑप्शन में दिया नहीं है। जबकि यहाँ पर पूछा गया है एक साथ कार्य करने पर कितना समय लगेगा। तो अप्रोक्स में हो सकता है उसने जो लगाया हो आंसर वो क्या लगा दिया हो, 2.28 है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी लगा दिया हो। व्यापम ने आंसर इसका यही दिया है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक था, मैंने उसको सही कर दिया है। यदि 3540 रुपये की राशि को 3 भागों में 2:6:7 में हमें डिवाइडेड करना है। इन सभी को अगर हम जोड़ देते हैं तो ये निकल कर आएगा हमारा कितना, 15 यूनिट। 15 यूनिट का मान कितना दे रखा है, 3540। जैसे हम इसमें डिवाइड कर देंगे 1 यूनिट का वैल्यू निकल कर आएगा 236। हमने 15 से क्या कर दिया, इन सभी को जोड़ करके इसमें भाग लगा दिया, ये निकल कर आया 236। और 236 में हमें ये पता करना है कि महत्तम भाग यानी बड़े से बड़ी संख्या कितनी है। तो बड़ा है हमारा मान है 7। 236 में हम 7 का गुणा जैसे ही करेंगे तो हमें जो मान मिलेगा वो मिलेगा 1652। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है हमें कि एक संख्या के 2 अंक हैं जिनका अंकों का योग है 5। यदि उस संख्या को 27 जोड़ दिया जाए तो अंक प्रतिलोमित हो जाते हैं, यानी कि इंटरचेंज हो जाते हैं। इधर की संख्या इधर, इधर की संख्या इधर। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। सबसे पहले तो सम 5 किसका नहीं हो रहा है, इसका नहीं हो रहा है, तो ये ऑप्शन खत्म हो गया हमारे पास। 3 ऑप्शन बचते हैं। तो देखिए 32 में अगर आप कितना 27 जोड़ेंगे तो क्या ये बदल जाएगा, नहीं बदलेगा।
आपको बदल कर क्या 23 मिलना चाहिए, मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है, तो ये ऑप्शन आपका गलत है। इसी प्रकार से इसमें अगर हम 27 जोड़ते हैं तो ये भी नहीं मिल रहा है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। अब हमारे पास क्या बचा 14, तो यही हमारा आंसर है। हम एक बार फिर भी ऐड करके देखते हैं कितना निकल रहा है। 27 को अगर हम जोड़ते हैं तो ये निकल कर आएगा 41। देखिए संख्या इंटरचेंज हो चुकी है, प्रतिलोमित हो चुकी है, तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 200 छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक 125 हैं, तो कुल अंक कितने थे ज्ञात करना है। बहुत ही सिंपल है, गुणा कर देना है। 125 में 2 का गुणा किया तो ये निकल कर आएगा कितना 250। 2 जीरो और हैं तो 2 जीरो और ऐड कर दिए, तो यानी 25,000 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर हमें दे रखा है। ये इसका करेक्ट आंसर है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक महाविद्यालय में 540 लड़के एवं लड़कियां 5:4 के अनुपात में हैं। यदि लड़कियों की संख्या 20% की वृद्धि हुई हो तो लड़कों तथा लड़कियों का नया अनुपात क्या होगा। तो देखिए क्वेश्चन में दे रखा है लड़कों और लड़कियों की कुल अनुपात क्या है, बॉयज़ और जो गर्ल्स का जो रेशो दे रखा है वो 5:4 दे रखा है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितनी है 540। तो आपने देख लिया कि 540 जो है वो कितने के बराबर है, 9 यूनिट के बराबर है। 4 और 5 कितना हो गया 9। 9 का जैसे ही डिवाइड किया तो 1 यूनिट का जो वैल्यू निकल कर आया वो निकल कर आया कितना 60। हमें यहाँ पर क्या है अलग अलग स्टूडेंट की संख्या निकालनी है। 60 का गुणा यहाँ कर दिए तो ये आ गया कितना 300 और ये आ गया कितना 240। अब लड़कियाँ 20% बढ़ जाती हैं। देखिए इसका 20% निकालेंगे तो ये निकल कर आएगा कितना 48। आपने जोड़ दिया इसको तो ये आ गया 8 8 2, इधर आ गया कितना 300। 300 अनुपात 288। अब इसे कैंसिल आउट कर देते हैं। 300 को अच्छे से 6 से काट देते हैं। 6 से अगर आप इसको काटते हैं तो ये चला जाएगा आपका 5 बार 0, ये जाएगा 4 बार 6 चौक 24, रिमाइंडर 4 तो 8 बार। 2 से और कैंसिल आउट कर दिया तो ये निकल कर आ गया 25:24। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन दे रखा है। तो आपको ऑप्शन दे रखा है दूसरा 25:24। आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से शून्य चौड़ाई के खंभे को पार करने में कितना समय लेगी। तो देखिए हम जानते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय। तो यहाँ पर हमें समय ज्ञात करना है, तो हमने क्या लिख दिया टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है। जब भी ट्रेन चलेगी तो अपने आप की दूरी को तय करेगी। तो ये आ गया 150 मीटर। स्पीड दे रखी है 90 किलोमीटर प्रति घंटे। तो इस स्पीड को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 का मल्टीप्लाई कर देंगे। और जैसे ही हमने इसको सॉल्व किया तो ये इससे कट गया 5 बार, ये बन गया आपका 5 × 5 25। 25 से आपने कैंसिल कर दिया तो समय आ गया 6 सेकेंड। तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक पुरुष 9.60 रुपये प्रति दर्जन की पर अंडे खरीदता है। उसे 15% का लाभ अर्जित करने के लिए प्रति 100 अंडे को किस मूल्य पर बेचना होगा। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं एक अंडे की कीमत की। यहाँ पर देखा हमने कि 12 अंडों की कीमत दे रखी है 9.60 रुपये। तो 12 का हमने डिवाइड कर दिया तो ये एक अंडे की कीमत निकल कर आ जाएगी, सीपी निकल कर आ जाएगा। तो इसका अगर हम 100 अंडों का सीपी निकालेंगे तो 100 का मल्टीप्लाई कर दिया, ये पूरा 100 बना दिया। तो इधर भी हमने 100 का मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे ही 100 का मल्टीप्लाई किया तो ये वाला पॉइंट हमारा हट गया इन 2 जीरो से। 12 का हमने भाग लगा दिया तो ये निकल कर आ गया 12 का 8 × 6 और 0 का 0, इसका भाग इसमें लगा दिया। तो ये 100 अंडों का सीपी निकल कर आ गया। अब हमें क्या निकालना है, एसपी निकालना है। किस रेट से 15% के प्रॉफिट से। तो देखिए इसका 15% निकालना है। 10% का वैल्यू के लिए आपने 1 जीरो छुपा लिया, कितना आ गया 8, और 5% के लिए इसका 4, यानी 8 और 4 कितना हो गया 12। तो हमने देखा इसमें 12 रुपये अगर जोड़ दिए जाएँ तो कितना आ जाएगा हमारा एसपी 92, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर हमें गिवन दे रखा है। ये समझ में नहीं आया तो सिंपली आप क्या कर सकते हैं, 80 को लिखने के बाद यहाँ 115/100 लिख सकते हैं। इसको कैंसिल आउट करने के बाद आपका जो 92 आपको प्राप्त हो जाएगा। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। एक खंभे की लंबाई का 1/3 भूमि के नीचे है, लंबाई का 1/4 जल में डूबा हुआ है एवं 5 मीटर शेष जो है ऊपरी जल के ऊपर दिखता है। तो खंभे की कुल लंबाई कितनी है। तो देखिए हमें खंभे की कुल लंबाई ज्ञात करनी है। तो आपने देखा सबसे पहले हम एक्स मान लेते हैं। तो एक्स का 1/3 माइनस 1/4, ये दोनों जो है इन दोनों को जोड़ करके हम एक्स से माइनस कर देंगे, क्योंकि टोटल हमने क्या मानी है लंबाई एक्स मानी है। तो एक्स में से हम इन दोनों को जोड़ करके माइनस कर देते हैं। इन दोनों को जोड़ना है क्योंकि
ये वाला जो हिस्सा है ये क्या है, भूमि के अंदर है और ये वाला जल के अंदर है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं सबसे पहले। तो 4 का इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 4x, ये आ गया 3x, यानी कि ओवरऑल निकल कर आ गया आपका x माइनस 7x अपॉन 12। इसको भी अगर हम हल कर दें तो हल करने पर ये जो हमें मिलने वाला है ये मिलेगा हमें कितना, यहाँ इसका मल्टीप्लाई कर दिया 12, 12 में से कितना घटाना है 7x, तो ये बचेगा हमारा 5x/12। और ये जो लंबाई बची हुई है हमारे पास सवाल में बोला गया है कितनी बची हुई है, 5 मीटर। तो 5 मीटर, तो यहाँ से 5 से 5 कैंसिल कर दिया, तो x का वैल्यू कितना निकल कर आ गया, इस 12 का गुणा 1 में कर दिया तो 12 मीटर, क्योंकि मीटर में ही गिवन है ऑप्शन हमें। तो देख लेते हैं कौन सा आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है 12 मीटर। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि एक व्यक्ति 1 घंटे में 9 किलोमीटर की यात्रा करता है तो कितने घंटों में 243 किलोमीटर की यात्रा करेगा, वो कितने घंटों में 243 किलोमीटर की यात्रा को पूर्ण कर लेगा। तो देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हमें करना क्या है, 1 घंटे में इतना तय करते हैं तो इतनी टोटल दूरी तय की है, तो 9 से हमें डिवाइड कर देना है। तो 9 का 2 गुना कितना होता है 18। तो आपने देखा 9 का 2 गुना 18 होगा, तो यानी 2 तो आने वाला है, तो 2 ऑप्शन आपके खत्म हो जाते हैं। रिमाइंडर बचा आपका कितना 6, तो 9 7 63, तो आपका आंसर बनता है ऑप्शन नंबर डी। इस 9 से हमने क्या कर दिया, इसमें भाग लगा दिया, तो आंसर आ गया आपका ऑप्शन नंबर डी 27 घंटे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रथम एवं द्वितीय दो संख्याएं तृतीय संख्या से क्रमशः 15% और 25% अधिक है, तो द्वितीय संख्या के द्वितीय संख्या के प्रतिशत के रूप में प्रथम संख्या है। तो देखिए यहाँ पर फाइंड ये करना है कि दूसरी संख्या और पहली संख्या का हमें परसेंटेज बताना है। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं क्या दे रखा है कि पहली संख्या को हमने a, दूसरी को b और तीसरी को c मान लिया। c को अगर 100 मानते हैं तो तीसरी संख्या से कंपैरिजन किया गया पहली और दूसरी का, कितना अधिक है 15% और 25%, तो ये 115 हो जाएगा और ये 125 हो जाएगा। अब यहाँ बोला गया है कि द्वितीय संख्या के प्रतिशत के रूप में प्रथम संख्या है, तो यहाँ रिस्पेक्ट किसका लिया गया है, दूसरी संख्या का। तो दूसरी संख्या को हम नीचे लिख देंगे, ऊपर लिखा जाएगा पहली संख्या को, और गुणा करके परसेंटेज को बदलने के लिए 100 का गुणा कर दिया जाएगा। अब 25 से आपने कैंसिल कर दिया तो ये 5 बार चला गया, इसको कैंसिल किया तो ये 20 बार चला गया। 5 से कैंसिल कर दिया 23, 23 का आपने 2 गुना कर दिया, सॉरी 25 से किया था तो 4 बार गया था, और 5 से आपने डिवाइड कर दिया तो 23 का 4 गुना कर दिया तो ये आ गया 92। तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी 92% है, जो पहली संख्या है दूसरी संख्या के रिस्पेक्ट में। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्लारा 14 वर्ष की, ये 3 गुनी थोड़ा गलत लिखा हुआ है, क्लारा 14 वर्ष की है। 2 वर्ष पहले, इसमें लिखा नहीं है, 2 वर्ष पहले भी लिखना है यहाँ पर। 2 वर्ष पहले उसकी माता की आयु उसकी आयु का 3 गुनी थी। जब जुड ने 16 वर्ष पूर्व विवाह किया था तो उसकी आयु उसके पति मेट की आयु का अनुपात 11:13 था, तो मेट कितने वर्ष का है। देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे पहले क्लारा की वर्तमान आयु की बात करें, क्लारा की वर्तमान आयु, सी से हम क्लारा को इंडिकेट कर रहे हैं, और ये वर्तमान की अगर आयु देखें तो कितना दे रखा है 14। तो 2 वर्ष पहले क्लारा कितने का रहा होगा 12 का। 2 वर्ष पहले उसकी माता को जुड नाम बोला गया है, जुड जे। 2 वर्ष पहले कितने की थी 12 का 3 गुना, यानी कि 36 वर्ष की। तो वर्तमान में अगर लेकर आए इसको तो कितने की हो जाएगी 38 वर्ष की। यहाँ तक समझ में आया, अच्छे से समझे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक, इसके बाद आगे चलते हैं कि जब ये वर्तमान में जुड जो है, क्लारा की माँ जो है 38 वर्ष की है, तो इसका विवाह जो हुआ था आज से 16 वर्ष पहले हुआ था। तो विवाह के समय इसकी आयु कितनी रही होगी, विवाह के समय रही होगी इसकी 22 वर्ष। हमने क्या किया, इसमें से 16 माइनस कर दिया तो ये कितनी निकल कर आ गई 22 वर्ष। लेकिन यहाँ इस प्रश्न में बोला गया है कि जुड का जो पति है वो कौन है, मेट। तो जुड और मेट की आयु का अनुपात है 11:13। तो आपको पता है जुड कौन है, क्लारा की माँ है, और क्लारा की माँ की आयु कितनी है 11 यूनिट बराबर कितना 22। तो 1 यूनिट का मान, यानी 2 का मल्टीप्लाई इधर कर दिया, 2 का मल्टीप्लाई इधर, तो कितनी निकल कर आ गई ये 36। 36 कब निकल कर आई है, आज से 2 वर्ष पहले की निकल कर आई है, सॉरी 36 नहीं 26 कब निकल कर आई है, विवाह के समय निकल कर आई है, 2 वर्ष पहले नहीं, विवाह के
समय निकल कर आई है। और हमें जो बतानी है वर्तमान आयु बतानी है। क्यों बतानी है? क्योंकि उसने पूछा है मेट कितने वर्ष का है। तो आपने देखा कि जब विवाह हुआ था मेट का तब वह कितने का था? 26 का। 16 वर्ष अगर और जोड़ दिए जाएं तो वर्तमान में जो आयु निकल कर आएगी वो कितनी निकल कर आएगी? 42 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी। ध्यान से समझ लीजिएगा प्रश्न को। अगर समझ नहीं आया है तो एक बार थोड़ा सा रिवाइज करके देखें, बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक दुकानदार चाय की 2 किस्मों को 6:4 के अनुपात में मिश्रित करता है जिनका मूल्य क्रम से 18 रुपये और 13 रुपये प्रति किलोग्राम है। यदि वो चाय के इस मिश्रण को 20 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है तो पूरे लेन देन में कितने प्रतिशत का लाभ कितना हुआ था, ये हमें फाइंड करना है। देखिए सबसे पहले हम चाहें तो इनको और छोटे छोटे अनुपातों में बदल दें, जैसे कि 3:2। अगर आपने इस किस्म की चाय को 3 किलोग्राम खरीदा है और 18 की रेट से, तो 18 का 3 गुना कर दिया आपने, कितना आ गया? 54। और 13 रुपये वाली चाय को आपने 2 किलोग्राम खरीदा है तो 13 का 2 गुना कर दिया 26। इसको जोड़ दिया तो ओवरऑल आप कितने में खरीद कर लाए हैं? 80 रुपये में चाय को खरीद कर लाए हैं। ऐड जब कर दिया आपने, अब यही 80 किलो चाय को आपने किस रेट से बेचा है? 20 रुपये प्रति किलोग्राम से। तो आपने चाय खरीदा कितना था? 3 और 2 5, यानी 5 में 20 का गुणा कर दिया जाए तो कितने में बेच दिया आपने? ये तो हो गया आपका CP और ये हो गया आपका SP, कितना? 100। हमें यहाँ से ये पता चल चुका है कि जो चाय हम 100 रुपये में बेच रहे हैं वो कितने में खरीद कर लाए थे? 80 में। तो यहाँ प्रॉफिट कितने का हुआ? 20 का कितने पर? 80 पर गुणा कर दिए 100 का, 20 से कैंसिल आउट किया, 4 से काट कैंसिल आउट कर दिया, तो आंसर कितना आ गया? 25%। यानी अब आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में गिवन है फिलिंग द ब्लैंक्स का 20% कितना है? 46। देखिए 20% का मान कितना दे रखा है? 46। हमें कितना बताना है? 100% बताना है, संख्या बतानी है। 5 का मल्टीप्लाई इधर कर दिया, 5 का इधर कर दिया। जैसे 46 में 5 का मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर डी, 230। 20% का मान आपको दे रखा है कितना? 46। तो 100% का बनाना है, यानी 5 का आपने मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर आ गया आपका 230। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 4 वर्ष पहले राम श्याम से 2 गुना बड़ा था। देखिए वर्तमान की अगर बात की जाए तो वर्तमान को छोड़ते हुए 4 वर्ष पहले जाते हैं, तो ये राम है और ये श्याम है। कितना था? 2 गुना बड़ा था। कौन? राम बड़ा था श्याम से। तो यहाँ हमने लिख दिया 2 और ये लिख दिया 1। अभी से 6 वर्ष पश्चात, आज से 6 वर्ष पश्चात यानी 6 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं, राम श्याम के केवल 1.5 गुना बड़ा है। 1.5 गुना का अर्थ ये होगा 1.5, ये हो गया। देखिए 1.5 थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है, तो हमने क्या कर दिया, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि पॉइंट से हमें निजात पाना है। तो 2 का मल्टीप्लाई जैसे किया तो ये कितना आ गया? 2 और 3। अब यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस कितना आया? 1, और 1 यूनिट हमें डिफरेंस नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ से हम देख रहे हैं अंतर है कितने का? वर्तमान से 4 वर्ष पहले और वर्तमान से 6 वर्ष बाद। टोटल ओवरऑल यहाँ से यहाँ तक 10 वर्ष का अंतर है। 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 10 आ गया। अब हमें क्या करना है? राम और श्याम की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले 1 यूनिट का मान 10 आ गया, तो 10 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया तो ये बन गया 20 और ये बन गया 10। वर्तमान आयु ज्ञात करनी है तो 4 वर्ष इसमें जोड़ दिया तो ये कितना आ गया? 24 और ये कितना आ गया? 14। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए बी से 3 गुना कुशल कारीगर है। तो देखिए ए और बी, तो ए जो है 3 गुना कुशल है, तो ये एक काम करता होगा। दोनों मिलकर किसी काम को 18 दिनों में पूरा करते हैं। एक दिन अगर ये दोनों मिलकर कार्य करें तो कितना काम होगा? 4, और काम कितने दिनों में हो रहा है? 18 दिनों में। अब ए स्वयं कितने दिनों में कार्य को पूरा करेगा? केवल ए से कार्य करवाना है, तो ए की इफिशियंसी है कितनी? 3। 3 से डिवाइड कर दिया 6, 6 का 4 गुना कितना होता है? 24। तो ऑप्शन नंबर 20 ए इसका करेक्ट आंसर है, 24 डेज। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ए बी से 2 गुना तीव्र है। तो यहाँ पर हम ए बी और सी तीनों के नाम लिख लेते हैं। तो ए जो है बी से कितना गुना है? 2 गुना, तो 2 और 1। बी सी से 3 गुना तीव्र है, तो ये 3 गुना, और ये इनका हम तीनों का प्रॉपर रेशो फाइंड कर लेते हैं। 3 का इधर मल्टीप्लाई किया 6, 1 का 3 में किया 3, 1 का 1 में किया, तो ये निकल कर आ गया क्या? इनकी अनुपात प्रॉपर। देखिए ये जो निकल कर आए हैं, अगर चालों के अनुपात है और हमें फाइंड करना है टाइम,
अगर ये हमें चाल दे रखी है और हमें ज्ञात करना है क्या समय, तो क्या करते हैं हम इन सब का एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेते हैं, कितना आ गया 6 का भाग लगाया, यहाँ हम समय को फाइंड कर रहे हैं। समय को फाइंड करने के लिए 6 का हमने इसमें भाग लगाया तो ये आ गया 1, 3 से भाग लगाया तो ये आ गया 2, 1 से भाग लगाया तो ये आ गया 6। अब सी नाम का जो व्यक्ति है, सी नाम के व्यक्ति को हमारी नज़र से 6 यूनिट टाइम लगना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है कि नहीं साहब 54 यूनिट लग रहा है, 54 मिनट लग रहा है। तो यहाँ से हम 1 यूनिट का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो 1 यूनिट का वैल्यू जो निकल कर आएगा वो कितना आ गया 9 मिनट। और क्वेश्चन में बोला गया है कि वी द्वारा खाली स्थान में पूर्ण होगी, तो वी को कितना टाइम लग रहा है, वी को लग रहा है 2 यूनिट। तो 9 का 2 गुना कितना हुआ 18 मिनट। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए ये क्वेश्चन आपको दे रखा है कि इसमें क्या करना है, वही आपको स्पेलिंग चेक करना है, बिल्कुल समान नहीं है। तो डिफरेंट क्या है इसमें ये पता करना है। तो ये आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन दिया रहता है और इसके आधार पर 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। 4 ऑप्शन में हमें एक एक स्पेलिंग का वर्ड को मैच करना होगा। जब आप मैच करेंगे तो ऑप्शन जो थर्ड वाला दिया होगा, इसमें दिया नहीं है, थर्ड वाला जब ऑप्शन दिया होगा उसमें आप स्पेलिंग मिलाएंगे तो यहाँ पर ई लिखा मिलेगा, जो आपका गलत हो जाएगा। जबकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है। जो ऑप्शन नंबर ए पर दे रखा होगा तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इन्हें केवल मैच करना होता है डाटा को, और डाटा मैचिंग क्वेश्चन है ये। वर्तमान में जगन एवं बाला की आयु का अनुपात 4:5 है। 8 वर्ष पश्चात जगन की आयु का जो है 28 वर्ष होगी। तो देखिए वर्तमान में बात करते हैं तो ये रेशो है जगन का और बाला का। तो आपने देखा आज से 8 वर्ष बाद ये 28 का हो जाएगा। तो 8 वर्ष पहले अगर बात करें 28 से, यानी वर्तमान में लेकर आएँ, ये यहाँ पर कितने का हो जाएगा 28 का। कब, आज से 8 वर्ष बाद। तो इसको खींचकर यहाँ लाते हैं तो ये इसका जो मान निकल कर आएगा वो कितना निकल कर आएगा 20। तो 1 यूनिट का मान यहाँ से कितना आ गया 5, और 5 का गुणा अगर हम इसमें कर दें तो ये कितने का हो जाएगा वाला 25 का। कब, वर्तमान में। तो हमसे क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि वाला की वर्तमान आयु क्या होगी। तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 56 ए की पावर 4 बी की पावर 3 सी को डिवाइड किससे करना है, 7 ए बी सी से डिवाइड करना है। 7 से जैसे ही डिवाइड किया तो 8 बार चला गया। ए का डिवाइड किया तो ए की पावर 3 बचा, बी से डिवाइड किया तो बी का स्क्वायर बचा, और सी से सी कैंसिल। तो देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो चुका है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 3 विज्ञान कक्षाएं ए बी और सी के जीव विज्ञान परीक्षा में लेती हैं। कक्षा ए के औसत अंक 84 है, कक्षा बी के औसत अंक 77 है, कक्षा सी के औसत अंक 86 है। कक्षा ए एवं बी के सभी छात्रों का औसत अंक 80 है, कक्षा बी और सी के सभी छात्रों का औसत अंक 82 है, और सभी तीनों कक्षाओं का औसत अंक हमें ज्ञात करना है। ऑप्शन दे रखा है 83, 81.5, 81 और 82.5। बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये, और इसके करने के बहुत सारे मेथड भी है, लेकिन मैं आपको वह मेथड बताने वाला हूँ जो सबसे सटीक है और सबसे तेज़ी से आंसर आएगा। तो आइए चलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चन दे रखा था ए बी और सी, 3 क्लासें थी तो हम तीनों क्लासों को लिख लेते हैं, ए वी और सी। अब ए का जो औसत दे रखा था हमें वो कितना दे रखा था 84, तो हमने यहाँ पुट कर दिया 84। वी का दे रखा था 77 लिख दिया, और सी का था 86 तो 86 लिख दिया। अब ए और बी दोनों का औसत दे रखा था, ए और बी का जो औसत था वो कितना दिया था 80। वी और सी का जो औसत दे रखा था वो दे रखा था 82। तो देखिए यहाँ पर हम एलिगेशन लगाने वाले हैं, ये इन दोनों में एलिगेशन लगाते हैं। तो जैसे ही आपने देखा इन दोनों का डिफरेंस कितना है 4, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 3, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है 5। तो ये निकल कर आ गया ए क्लास में 3, बी क्लास में 4 और सी क्लास में 5। ये इनके अनुपात निकल कर आए हैं कि कम से कम इतनी कक्षाओं को हमें क्या करना है, लेना है। तो आपने देख लिया, यहाँ तक ये क्वेश्चन आपको प्रॉपरली समझ में आ चुका होगा। अगर नहीं आया तो एक बार और देख लें। एलिगेशन लगाया केवल इसमें फिर अगेन इसमें, ठीक है। अब करना क्या है, इस 84 का 3 में मल्टीप्लाई कर देना है। तो जैसे ही मल्टीप्लाई किया तो ये निकल कर आ गया 252। इस 4 का 77 में गुणा किया तो ये निकल कर आ गया 308।
और 5 का गुणा 86 में कर दिया तो ये निकल कर आ गया 430। अब हमें क्या करना है, इन सब को जोड़ने के बाद संख्या कितनी हो गई, 3, 4 और 5, यानी टोटल 12 से डिवाइड कर देना है। तो इन सभी का सम निकाल देते हैं। जैसे ही हम इन सभी को जोड़ते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 8 का 0, 8 और 2 10, 3 5 8 और 1 9, 4 7 और 9, 990 डिवाइड 12 से करना है। जैसे ही हम डिवाइड 12 से करते हैं तो 12 से हमने इसमें भाग लगाया तो 12 8 96, रिमाइंडर बचा हमारा कितना 3, तो 12 दूना 24, रिमाइंडर बचा हमारा 6, यानी 12.5, 82.5 निकल कर आ गया। आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है इसका। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 82.5। क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेना है। एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है। क्लास ए के अंदर जो औसत था वो 84 था, क्लास बी के अंदर जो औसत था वो कितना था, 77 था, क्लास सी के अंदर जो था 86 था। ए और बी दोनों क्लासों का जो औसत दे रखा था वो कितना था 80, बी और सी का जो औसत दे रखा था वो दे रखा था 82। तो आपने इन दोनों में एलिगेशन लगा दिया, पहले ए बी में तो ये आ गया 3:4, फिर बी सी में एलिगेशन लगाएंगे तो 4:5 आएगा, जबकि मैंने एक साथ लगा दिया तो 3 4 5 आ गया। तो अब इस 3 का गुणा इसमें किया तो ये आ गया, 4 का गुणा 77 में किया ये आ गया, 5 का गुणा 86 में किया ये आ गया। इन सभी को ऐड करके 12 का डिवाइड कर दिया तो आंसर आ गया कितना 82.5। ऑप्शन नंबर आपका डी इसमें करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक कक्ष की ऊंचाई, उसकी लंबाई और चौड़ाई का योगफल का कितना है 1/5। देखिए ऊंचाई की अगर बात की जाए तो लंबाई प्लस चौड़ाई का 1/5 है, यानी 5 का क्या करना है भाग लगा देना है। या ऐसे कह सकते हैं कि H अनुपात L प्लस B का जो वैल्यू निकल कर आ गया, ये जो पूरा है आपका हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा कितना 5। ठीक है, आगे चलते हैं। यदि दीवारों के कागज़ पर लगाने वाला 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से 640 रुपये है तो कक्ष की ऊंचाई कितनी होगी। तो हमें क्या करना है, हाइट ज्ञात करना है। तो देखिए जब हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है जिसका दर कितना का खर्चा आ रहा है 640 का, तो 640 बराबर पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला बनता है हमारा 2 × हाइट L प्लस बी। ये हमारा क्या है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल बन गया। अब हमने देखा कि एल बी यानी इस 5 का अगर इधर गुणा कर देते तो ये कितना बन जाता 5H बन जाता। एल बी के प्लेस पर हम क्या पुट कर सकते हैं 5H मल्टीप्लाई आपका ये दे रखा है 2H इज इक्वल टू 660। तो आपने देखा 5 का 2 गुना 10 से आपका 0 कैंसिल हो गया और ये निकल कर आया आपका कितना 64H²। रूट से बाहर निकालेंगे तो ये निकल कर आएगा आपका कितना 8H। इसको करने से पहले 4 का डिवाइड और करें क्योंकि 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर इसका पैसा लग रहा था। तो ये कितना आ गया 16। 16 को अगर रूट से बाहर निकालेंगे, ये अगर 16 है 16 को रूट से बाहर निकालेंगे तो ये कितना निकल कर आएगा 4। H का जो वैल्यू निकल कर आएगा वो कितना निकल कर आएगा 4 मीटर। देख लेते हैं कौन सी ऑप्शन पर गिवन है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट पर ही गिवन है 4 मीटर। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं इसको पूरे क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन में दे रखा है कि H का जो आपका हाइट है वो लंबाई प्लस चौड़ाई की ऊंचाई का कितना है 1/5 है। तो 1/5 लिख दिया, या इस 5 का इधर मल्टीप्लाई कर देते तो इस पूरे को हम लिख सकते हैं किसको L प्लस बी को 5H के इक्वल में। फिर 640 रुपये का खर्चा आ रहा है। तो आपने देखा कि ये हमारा चारों दीवारों का क्षेत्रफल है, हाइट इंटू L प्लस बी, ये लंबाई हमारी और प्लस चौड़ाई, क्योंकि जो दीवार होती है लंबाई चौड़ाई की दोनों को जोड़ करके H का मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों साइड निकलेंगी इसलिए 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। इसको सॉल्व किया हमने, इस पूरे के प्लेस पर 5H पुट कर दिया यहाँ पर। तो जैसे ही हमने इन दोनों को गुणा किया कितना आ गया 10, 10 से आपका 0 कैंसिल H²। 4 का और डिवाइड कर दिया क्योंकि 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से क्या कर रहा है दीवारों पर कागज़ लगाया जा रहा है, ये उसका मूल्य था। तो ये कितना निकल कर आ गया 16। तो H² का वैल्यू 16 है, तो यहाँ से आपने H का मान निकाला कितना आ गया 4। तो H का वैल्यू है हाइट जो है 4 मीटर, इसका आंसर है। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नीचे दी गई श्रृंखला में अक्षर एवं संख्याओं का क्रम निहित है तो गलत संयोजन पहचानना है। तो गलत संयोजन पहचानने के लिए हमें चारों में से कोई एक ऑप्शन ऐसा चूज करना है जिसमें कोई ना कोई मिस्टेक होगा। तो आप जैसे ही चेक करेंगे तो ये समझ आ रहा है यहाँ पर क्या लिखा हुआ है X S
और सब जगह सी लिखा हुआ है, यानी सेकंड वाला ऑप्शन। सेकंड कहाँ दे रखा है? सेकंड पर दे रखा है, तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सेकंड। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए फिर से बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इन सभी को जोड़ लेना है। जैसे ही आप जोड़ेंगे कितना निकल कर आएगा? 216। 6 से डिवाइड कर देंगे तो ये चला जाएगा आपका 3 बार, रिमाइंडर बचा 3, तो ये 6 बार, यानी 36। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। कुछ नहीं करना, सिंपली जोड़ करके भाग लगा देना है। आइए देखते हैं क्वेश्चन में गिवन है हमें कि एक प्रोग्रामर अपने समय का 1/6 नियोजन पर, 3/8 कोडिंग गतिविधि पर और कुल समय का 1/3 दोष मार्जन पर एवं शेष समय जो है दस्तावेजीकरण के लिए व्यतीत करता है। तो उस समय सारणी वर्ष के प्रथम तिहाई के अनुसरण करता है, तो उसके द्वारा नियोजन पर व्यतीत किए गए समय से और दस्तावेजीकरण में व्यतीत किए गए समय का रेशियो हमें फाइंड करना है। तो आइए सबसे पहले टाइम को हम एक्स एज्यूम कर लेते हैं। तो टाइम को हमने मान लिया टोटल की एक्स हमारा टाइम था, इसमें से 1/3 जो टाइम है वो हमने कहाँ खर्च किया? नियोजन पर। सॉरी 1/6 कहाँ? नियोजन पर। इसके बाद प्लस एक्स लगा देंगे क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में चल रहा है पूरा का पूरा टाइम। इसके बाद जो शेष टाइम था वह हमने 3/8 टाइम जो खर्च किया था वो किया था कोडिंग पर, तो इसका 3/8वां हिस्सा ये ले लिया कहाँ? कोडिंग पर। इसके बाद और नेक्स्ट जो टाइम था वो किया था दोष मार्जिन पर, तो दोष मार्जिन पर जो खर्च किया वो ये लिख दिया कितना? 1/3। तो इन सभी को जोड़कर यदि हम माइनस कर दें तो जो शेष टाइम बचेगा वह जो बचेगा वो बचेगा दस्तावेज का। तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं? दस्तावेज का टाइम निकाल रहे हैं। किसका? दस्तावेज का। दस्तावेज में जो कंज्यूम हुआ टाइम उसको फाइंड कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम इतने को सॉल्व करते हैं। एलसीएम ले लिया, कितना आ गया हमारा? 24। डिवाइड किया 4, 4 बार जाएगा तो x हो गया, प्लस भाग लगाया कितनी बार? 3 बार, 3 का गुणा कर दिया 9x, भाग लगा दिया 8, तो ये आ गया 8x। सभी को जोड़ दिया हमने तो ये हो गया हमारा 17 4 21 बटा 24 x। तो इसको हम 3 से कैंसिल कर देते हैं तो ये बचेगा हमारे पास कितना? 7, और ये बचेगा 8, यानी ये निकल कर आ गया हमारा 7/8 x। अब इसे x में से माइनस करना है, तो जैसे ही आप x में से माइनस करेंगे तो ये जो निकल कर आएगा वो निकल कर कितना आएगा? x/8। किसका टाइम है ये? दस्तावेज का। तो देखिए दस्तावेज का टाइम निकल कर आ गया कितना? 1/8। तो हमने ये लिख दिया दस्तावेज का टाइम जो है x/8। नियोजन पे जो खर्च किया था वो कितना किया था? x/6। ये हमारा नियोजन का टाइम है। इन्हीं दोनों का रेशियो बताना है, तो इस 8 को इधर भेज दिया, 6 को इधर भेज दिया, तो ये आ गया 8/6। कैंसिल कर दिया तो 4/3 इसका आंसर आ चुका है। हो सकता है थोड़ा सा खचपच ज़्यादा हो गया हो, क्योंकि इसके अंदर सबसे पहले हमें क्या करना है? इसको सॉल्व करना है एलसीएम लेते हुए। लेने के बाद ये जो टाइम बचा हुआ है टोटल टाइम में से माइनस करने के बाद जो बचा वो दस्तावेज का टाइम निकल कर आया कितना? 1/8। उसको यहाँ लिख दिया। नियोजन का पहले ही दे रखा है, शुरुआत में इन दोनों का अनुपात बना दिया, तो 4/3 इनका आंसर आ गया, जो ऑप्शन नंबर सी पर दे रखा है। कहाँ दे रखा है? सी पर। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। त्रिभुज ABC में कोण A 60 डिग्री, कोण B 80 डिग्री। कोण B और C क्या है? समद्वि भाजक O पर मिलते हैं, एक समद्वि भाजक पॉइंट है O पर मिलते हैं। तो एंगल BOC का हमें वैल्यू फाइंड करना है। तो ये हमने एक ट्रायंगल बना दिया, इसको A नाम दे दिया, इसको B दे दिया, इसको C दे दिया। तो A वाला जो एंगल है वो कितना है? 60 डिग्री है। B वाला एंगल 80 डिग्री है। यहाँ पर हमने ये समद्वि भाजक करके ये मिला दिया पॉइंट O। देखिए ये पूरा का पूरा 60 दे रखा है, ये 80 दे रखा है। हम ट्रायंगल की प्रॉपर्टी जानते हैं कि ये 60 हो गया, ये 80 हो गया, तो इन दोनों का सम कितना हो गया? 140। अब बचा हुआ ये वाला जो एंगल होगा ये पूरा का पूरा कितना होगा? 40 डिग्री, क्योंकि तीनों कोणों का सम कितना होता है? 180। तो आपने देखा अगर ये पूरा 40 है तो ये अंदर वाला कितना बचा होगा? 20, और ये पूरा 80 है तो अंदर वाला कितना बचा होगा? 40। अब हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है। क्वेश्चन में बोला गया है एंगल VOC। तो ये वाला जब एंगल फाइंड करना है तो आपने देखा 40 + 20 कितना हो गया? 60। और त्रिभुज की प्रॉपर्टी कहती है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो आपने क्या किया? 180 से माइनस कर दिया 60, तो कितना निकल कर आया? 120, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट पर ही गिवन है। तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन गिवन है यदि
32 का पावर 1/3 इंटू 1/2 का पावर 2/3 इज इक्वल टू 4 का पावर k। तो k का वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसको अगर 2 की पावर 5 लिखा जाए, किसको 32 को, क्योंकि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 ये कितना होगा, तो ये हो गया 2 की पावर 5, ये 32 निकलता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5, और गुणा में कितना है 1/3, तो 1/3 का जैसे हम गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा, फिर पूरा का मल्टीप्लाई 1/2 है। अगर देखिए अलग अलग पावर लगा दें तो 1 पर भी पावर वही हो जाएगी और 2 पर भी आपकी पावर क्या हो जाएगी, 2/3 बराबर 4k है, तो इसको लिख दिया हम 2 की पावर 2k। इतना क्लियर है। आगे देखते हैं, जब ये पूरा का पूरा आपने देखा तो ये बन जाएगा 2 की पावर 5/3 इंटू ये नीचे लिखा हुआ है, इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो 2 की पावर माइनस का 2/3 इज इक्वल टू 2 की पावर 2k। देखिए हम जानते हैं कि ये जो होता है आधार एक जैसे जब होते हैं तो घातों को हम क्या करते हैं, गुणा में जोड़ देते हैं। तो आप यहाँ गुणा में जोड़ेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या ये माइनस का है, तो आप सॉल्व करते हैं। देखिए 5/3 माइनस 2/3 बराबर 2k। जब इसको सॉल्व किया तो ये निकल कर आएगा कितना, 3/3, यानी कि 1 बराबर 2k। तो 1/2 k का वैल्यू कितना आ गया, 1/2। इस 2 को नहीं हमने नीचे भेज दिया। आइए देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है इसका। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक समांतर चतुर्भुज के दो सम्मुख कोणों का योग 140 है, तो समांतर कोण निम्न होंगे। देखिए यहाँ बोला गया समांतर चतुर्भुज, तो एक चित्र बना लेते हैं समांतर चतुर्भुज का। तो हमारा ये समांतर चतुर्भुज बना हुआ है, तो इसके सम्मुख कोणों का अर्थ होता है ये सामने आमने सामने वाली। इन दोनों कोणों का सम कितना है, 140। देखिए ये दोनों 140 के हैं, तो ये भी 70 का रहा होगा और ये भी 70 का रहा होगा। जब ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों भी कैसे होंगे, आपके बराबर होंगे। तो आपने देखा तो इस हमारा जो है ज्योमेट्री की प्रॉपर्टी होता है कि हमारा कभी भी दो एंगल एक साथ आते हैं, एडजस्टेड एंगल जिन्हें हम बोलते हैं, तो इन दोनों का सम 180 होता है। तो अगर ये 70 हो गया तो ये कितना होगा, 110। तो आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 70 डिग्री और 110 डिग्री। आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि √2 इज इक्वल दे रखा है 1.4, तो 98 √98 का हमें वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले हम √98 को तोड़ देते हैं, 2 गुणा 49, तो 49 को रूट से बाहर निकाल दिया तो 7 आ गया। अंडर रूट में कितना रह गया, √2, और √2 का वैल्यू कितना दे रखा है, 1.4। मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 14 का पहाड़ा सीख लेते तो इतना नहीं सोचना पड़ता, जैसे ही गुणा कर दिया कितना आ गया, 9.8। तो ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर वी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि एक घन की प्रत्येक कोण 50% की वृद्धि कर दी जाए, तो देखिए 50% की वृद्धि का अर्थ होता है 100 से 150, या 50 से कैंसिल करने के बाद 2 से 3, तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए क्षेत्रफल की बात कर रहा है, तो क्षेत्रफल के लिए हमने क्या कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया, तो ये हो जाएगा कितना, 4 और ये 9। तो कितने की वृद्धि हो चुकी है, 4 पर 5 की वृद्धि हो गई, क्योंकि पहले 4 था, 9 हो गया, तो कितना बढ़ गया, 5 बढ़ गया। गुणा कर दिया 100 से, कैंसिल किया 25, 25 का 5 गुना, ऑप्शन नंबर ए 125%। देखिए इसके लिए क्विकली रिवीजन के लिए आपको चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में जाए परसेंटेज, उसके अंदर मैंने फटाफट से तुरंत सीखने के लिए टाइप्स करके कुछ क्वेश्चन समझाया ट्रिक करके, तो उसके अंदर बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट समझाया है। अगर आप क्विकली तैयारी करना चाहते हैं तो उसके अंदर जाकर देखें। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वह एकल छूट ज्ञात कीजिए जो 20%, 10% तथा 5% की छूट की एक श्रेणी के समतुल्य है। तो देखिए सबसे पहले हम इसमें ये कॉन्सेप्ट लगा देते हैं, x + y और xy/100, इससे यूज़ कर लेंगे। लेकिन ध्यान ये रखना है कि जब छूट दी जा रही है, डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो -20 -10 और ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, तो 10 गुणा 20/100, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0, तो ये हो गया आपका -30 और +2, तो ओवरऑल ये निकल कर कितना आ गया, -28। तो ये इन दोनों का हमने एक डिस्काउंट बना लिया, लेकिन एक डिस्काउंट और दे रखा है 5% का, उसको और सॉल्व करते हैं। तो 28 और -5 प्लस
माइनस का 28 था गुणा माइनस का 5/100। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बन जाएगा 140। इनको जोड़ दिया हमने तो ये बन गया हमारा माइनस का 33 और ये बन गया हमारा प्लस का 1.4। तो अब हम क्या करेंगे, ये माइनस का ये प्लस का है, इन दोनों को सॉल्व कर देंगे। जैसे ही सॉल्व करते हैं तो मिलेगा कितना, माइनस का 31.6, क्योंकि डिस्काउंट जो होता है हमेशा माइनस में ही मिलेगा। तो आंसर देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है हमारा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक पुरानी कार 3 वर्ष पहले 62,500 रुपये की खरीदी गई थी, उसका अवमूल्यन कितना हो गया, 32,000 रुपये रह गया है। तो अवमूल्यन की वार्षिक प्रतिशत दर ज्ञात करनी है। तो देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कितने की कार थी, 62,500 की थी, आज कितने की रह गई है, 32,000 की। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, राउंड फिगर के इनकी जो जितना कट रहा है उसको छोटा कर लेते हैं, काटने के बाद रेशो बना लेते हैं छोटे छोटे। 2 जीरो से आपके 2 जीरो कैंसिल, 5 से कैंसिल और कर दिया हमने, तो ये निकल कर आएगा हमारा 125 और ये निकल कर आएगा हमारा कितना 64। अब बात क्वेश्चन में की जा रही है 3 वर्ष की, तो हम इसका क्या करते हैं, रूट क्यूब निकाल देते हैं। इसका भी हमने क्या कर दिया, रूट क्यूब निकाल दिया है। रूट क्यूब निकालेंगे तो ये बाहर 5 निकल कर आएगा और इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो ये 4 निकल कर आएगा। इन दोनों में देखेंगे कितने का डिफरेंस हुआ है। तो यहाँ जो डिफरेंस हुआ है 5 पर 1 कम हुआ है, तो 1 कम हुआ कितने पर, 5 पर, गुणा कर दिए 100 से, इसको इससे कैंसिल किया तो ये आ गया कितना 20%। तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वर्ग अंतराल 1 से 10, 11 से 20, 21 से 30 पर अगर गौर करें तो यहाँ में ये पूछा गया है कि वर्ग अंतराल 21 से 30 की वर्ग सीमा क्या होगी। देखिए वर्ग सीमा जब बताना है तो कितना बढ़ा देना, 0.5 बढ़ा देना है। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक वृत्त का व्यास 7 सेंटीमीटर है, निम्न जीवाओं में से कौन सी जीवा उसके सबसे अधिक केंद्र के निकट होगी। तो देखिए चित्र बना लेते हैं, ये हमारा चित्र है। अगर इसका रेडियस 7 है और हम ये चाहते हैं कि सबसे पास में कौन सी जीवा होगी, तो देखिए जितनी छोटी जीवा होगी वो उतनी दूर होगी इस केंद्र बिंदु से। तो सबसे बड़ी हम देखते हैं यहाँ पर, ये छोटी लाइन है, इससे बड़ी लाइन ये रही और सबसे बड़ी लाइन ये रही। तो यहाँ देखते हैं जो सबसे बड़ी जीवा होगी वो निकट किसके होगी, सबसे ज़्यादा निकट होगी केंद्र बिंदु के या केंद्र जीवा की। तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, 6 सेंटीमीटर। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक समचतुर्भुज का परिमाप। तो देखिए हम एक समचतुर्भुज बना देते हैं, ये रहा हमारा एक रोम्बस बना दिया हमने। इसका परिमाप अगर हमें 52 दे रखा है तो 4 का डिवाइड कर दिया तो प्रत्येक भुजा का मान कितना निकल कर आ गया, 13। इसके एक विकर्ण की लंबाई 10 दे रखी है, तो किसी भी एक लंबाई को हमने मान लिया, इसको मान लिया 10 और एक विकर्ण ये लगा दिया। तो ये 10 था तो ये कितना रह गया 5, तो ऊपर भी कितना होगा 5। आप जानते हैं ट्रिपलेट से अगर ये आपका 13 है, ये 5 है, तो ये कितना होगा 12। ट्रिपलेट क्या होती हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। जैसे कि हम जो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो इसको आधार मान लिया तो ये हमारा बड़ी भुजा है तो इसको कर्ण मान लिया। नहीं आ रहा समझ में तो एक बार इसको जूम करके बता देता हूँ आपको। मान लिया अगर ये 5 है, ये 13 है, तो आप इसका स्क्वायर करेंगे माइनस इसका स्क्वायर करेंगे, बराबर में जो मिलेगा उसका अंडर रूट निकालेंगे तो ये निकल कर आएगा कितना 12। ये पाइथागोरस प्रमेय होती है। अब हमें ये पता चल गया कि एक विकर्ण की पूरी लंबाई जो है 12 इधर है तो 12 भी इधर होगी। तो पहले D1 का मान जो निकल कर आ गया, सवाल में दिया था कितना 10 और D2 का वैल्यू मिल गया हमें कितना 24। अब क्षेत्रफल पूछा है तो क्षेत्रफल का सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है आपका 1/2 D1 इंटू D2, तो 10 गुणा 24, 2 से कैंसिल कर दिया 12, 12 का 10 गुना कर दिया 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आंसर है इसका 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। दृक तंत्र का या पुस्तक में लिखा हुआ है ऑप्टिक नर्व तथा दृष्टि कोशिकाएं या रेटिना जिसे हम बोल सकते हैं नहीं होती हैं, तो दृष्टि संभव नहीं होती है, तो यह जंक्शन क्या कहलाता है। तो इस जंक्शन की अगर बात की जाए तो ये जो जंक्शन होता है हमारा, ये कहलाता है हमारा अंध बिंदु या ब्लाइंड स्पॉट कहलाता है। इसके अंदर क्या होता है, हमें जो कलर जो होते हैं क्लियरली समझ में नहीं आते हैं। जैसे रेड वाले को आपका ग्रीन कलर वाले को रेड कलर, ये दोनों एक जैसी नज़र आती हैं, उसको बहुत ज़्यादा गहराई पर दिखने पर समझ में आता है, इसको बोलते हैं आपका ब्लाइंड स्पॉट। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में गिवन है उपकला ऊतक की कोशिकाओं में अंतर कोशिकीय स्थान नहीं होता है क्योंकि वे, पहला क्वेश्चन ऑप्शन पढ़ते हैं, वे छिछले की ओर प्रवृत्त होते हैं, बिल्कुल गलत है। सेकेंड,
वे जल की हानि की रोकथाम करते हैं, ये भी गलत है। नेक्स्ट है आपका, उनका कार्य सुरक्षात्मक होता है, ये बिल्कुल करेक्ट है आपका आंसर, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, फोर्थ वाला देखना ही नहीं है। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पादप कोशिका भित्ति निम्न में से बनी होती है, ये क्वेश्चन तो आपका काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। इसका आंसर है सेल्यूलोज। तो पादप कोशिका की जो भित्ति बनी होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कोशिका का अजीवित भाग निम्न में से कौन सा है? देखिए, नाभिक आपका जीवित होता है, कोशिका भित्ति यही होता है आपका अजीवित भाग, बकाया ये सब जीवित होते हैं, जीव द्रव्य और जीव द्रव्य कला। तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में गिवन है, ताल मत्स्य पालन के लिए कौन सी मछलियों का चयन किया जाता है? तो देखिए, ताल मत्स्य से अर्थ है ये ताल के अंदर जो पाली जाती हैं, तो इसके अंदर जो लगभग शार्क मछली ताल में रह नहीं सकती, तो पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया। नहीं, आपकी सार्डिन के मैकराल रह सकती है, और यहाँ पर दे रखा है आपको, तो ये भी आपकी नहीं रह सकती हैं, क्योंकि मेलेटस, भेटकी ये आपकी मछलियाँ नहीं रह सकती। तो आपके पास ऑप्शन कौन सा बचा है? लास्ट वाला, तो कैटलेस, रोहू, मृगल, आपकार्क और ग्रॉस कार्क, ये सब की सब आपकी ताल के अंदर रह सकती हैं। तो ऑप्शन आंसर है फोर्थ वाला। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 3 अंक वाली संख्या 5B9 प्राप्त करने के लिए, ये 26 नहीं है, 326 है। 326 में ये वाली संख्या जोड़ी जाती है। देखिए, हमें जो प्राप्त करना है वो क्या प्राप्त करना है? ये प्राप्त करना है। किस किस से प्राप्त करना है? 326, इसके अंदर जोड़ा गया है 2AB, ये जोड़ा गया है, तब हमें क्या मिलने वाला है? 5B9 मिलने वाला है। जबकि क्वेश्चन में बोला गया है यदि ये वाली जो संख्या है वो 9 से क्या है? डिविजिबल है, 9 से भाज्य है। तो देखिए, जब 9 से भाज्य संख्या है तो आप इतना समझ सकते हैं कि ये पूरी की पूरा समय इसका 9 से कटना चाहिए। तो यहाँ एक ही संख्या आपकी पॉसिबल है, वो क्या है? 4। तो आपका ये मिल गया कितना? 5, 4, 9। अब इसमें से अगर मैं क्या करूँ, 326 को माइनस कर दूँ, तो जो मान मिलेगा वो ये वाला मिलना चाहिए। सॉल्व कर देते हैं इसको माइनस करके। तो यहाँ आपने जैसे ही माइनस किया तो ये मिल गया आपको कितना? ये बी था आपका, तो ये सॉरी 3 था, 3 दे रखा है, तो 3 आपने यहाँ पुट कर दिया 3। तो 9 में से 3 माइनस किया तो ये कितना बचा? 6। आगे चलते हैं, हम इस वाली संख्या को माइनस कर रहे हैं 326 को इसमें से। तो 326 को माइनस किया तो 9 में से इसको घटा दिया 6 को, तो कितना बचा? रिमाइंडर 3 बचा। 3 के बाद आगे सॉल्व करते हैं इसको। 4 में से आपने 2 घटाया तो कितना बचा? फिर से आपका 2 बचा, और यहाँ माइनस किया तो कितना बचा? 2 बचा। तो देखिए, ये मिला कितना? 223, और ये दे रखा है हमें 2A3, यानी ए का मान कितना आ गया? 2। जब ए का मान 2 आ गया, बी का मान 4 है, तो दोनों को जोड़ने पर कितना मिलेगा? 6। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। जब गुथे हुए आटे को रोलिंग पिन या बेलन, जिसे बेलना हम बोलते हैं जनरली घरों में, से दबाया जाता है तो लगाया गया बल खालिस्ताना परिवर्तित हो जाता है। तो वो बदल जाता है किसमें? आकार में, एक आकार की तरफ फैल जाता है वो, इसलिए आंसर इसका क्या है? ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से एक फसल का उदाहरण है, उसे पहचानिए। देखिए, फसल वो होती है जिसके अंदर क्या करते हैं हम? खेत में लगाते हैं। खेत में हालांकि सभी चीज़ें लगती हैं, तो आइए पढ़ते हैं पहले ऑप्शन। गुलाब के बगीचे में पौधे, तो गुलाब के अगर बगीचे में पौधे लगाएंगे तो फसल नहीं कहलाएगी वो। दूसरा है खेत में उगाए जाने वाले अनेक गेहूं के पौधे, ये बिल्कुल सही है क्योंकि गेहूं की फसल होती है। और अगला अगर ऑप्शन पढ़ें तो रसोई के बीच बगीचे में, ये भी गलत है आपका, क्योंकि बगीचे के अंदर हो रहा है तो ये फसल का नाम नहीं आएगा। और छत के बगीचे में तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राम ने 564 रुपये के पेन और पेंसिल खरीदे, तो पेन को हमने ए एज्यूम कर लिया, पेंसिल को बी एज्यूम कर लिया। यदि प्रत्येक पेन का मूल्य कितना? 7 रुपये हो, तो 7 रुपये का ए पेन खरीद लिए, और 3 रुपये का ये क्या है आपका? पेंसिल है, तो पेंसिल का मूल्य 3 है, तो बी पेंसिल खरीद लिए। टोटल जो खर्चा आया वो कितना दे रखा है सवाल में? 564। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। यदि कुल पेंसिलों की संख्या 108 हो, यहाँ पर गलत दे रखा है, कुल पेन और पेंसिल की संख्या है ये, तो आपने देख लिया कुल पेन और पेंसिल की संख्या कितनी है? a + b कितना है? 108। तो अगर हमने देखा 108 है तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। 4a + 3a + 3b =
564। ऐसा क्यों लिखा अभी समझ आने वाला है, क्योंकि अगर हम इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो 3a + b का जो वैल्यू निकल कर आएगा वो कितना निकल कर आएगा, 3 गुना ये कर दिया तो 8 324। तो आपने देख लिया, इस पूरे की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, 324 पुट कर सकते हैं, क्योंकि ये भी क्या लिखा हुआ है 3a + 3b, 3 को हम कॉमन लेकर ये बना सकते हैं। तो यहाँ पर पुट कर दिया हमने कितना 324। तो 4a का वैल्यू निकालना है, कितने का 4a बराबर, तो आपने इसको इधर भेजा तो ये माइनस हो गया, कितना बचा आपका 240 बचा, तो 4 से आपने क्या कर दिया डिवाइड लगा दिया। a का वैल्यू निकल कर आएगा कितना 60, और हमें यही बताना थी कि उसकी पेन कितने खरीदी, तो पेन को हमने a माना था कि a पेन खरीदे हैं, तो आंसर कितना आ गया इसका ऑप्शन नंबर सी, यही इसका करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में गिवन है ब्रैकेट ए x² + y² - z² का होल स्क्वायर माइनस x² - y² + z² का होल स्क्वायर। देखिए इसको अगर खोलेंगे अलग अलग तो बहुत ही बड़ा हो जाएगा, तो सबसे पहले हम यहाँ कॉन्सेप्ट समझते हैं कि कॉन्सेप्ट दिया क्या है। खोलने पर भी हो जाएगा लेकिन आंसर ज़्यादा लंबा चला जाएगा। यहाँ अगर ध्यान से देखें, इस पूरे को a मान लें, इस पूरे को b, तो a² - b² बराबर क्या फॉर्मूला होता है, a + b और a - b, ये कॉन्सेप्ट बनता है हमारा। तो इसी के आधार पर हम इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले इन दोनों को एक बार जोड़ देना, एक बार घटा देना, तो हम जोड़ते हैं, x और x को जोड़ दिया तो कितना आ गया 2x²। फिर y और y को जोड़ेंगे तो क्रॉस हो जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा, और z और z को जोड़ेंगे तो ये भी आपका क्रॉस हो जाएगा। आ गया ना समझ, करना कुछ नहीं है, इसको इसमें जोड़ दिया ये आ गया, इसको इसमें जोड़ा ये कैंसिल हो गया क्योंकि माइनस प्लस के, ऐसे ही इसको ब्रैकेट। अब a - b, इसको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा तो लिख लेते हैं। फर्स्ट वाला तो आगे का आपका पूरा का पूरा यही पार्ट आने वाला है। माइनस वाले में ध्यान रखना कि पूरे के पूरे साइन चेंज होते हैं। तो ये प्लस का था तो ये माइनस का हो गया, माइनस का था ये प्लस का हो गया, ये प्लस का था तो ये माइनस का हो गया। ठीक है, ये लिखना ज़्यादा ज़रूरी है। अब आपने देखा यहाँ से x² से x² आपका कैंसिल हो रहा है, तो हमारे पास क्या बचा 2y², क्योंकि इन दोनों को जोड़ दिया, -2z²। तो ये पार्ट इधर से बचा, इधर से पहले से हमारे पास ये लिखा हुआ है। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि ये ऐसी फॉर्म में तो कोई आंसर दिया नहीं है। तो 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 4x² y² माइनस अंदर किया तो 4x² z²। तो ऑप्शन नंबर कहाँ गिवन है आपको, फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है यही गिवन है, तो यही आपका आंसर है। इस तरीके से आपका बहुत छोटा हो गया, वैसे अगर आप इसको करते तो बहुत लंबा चला जाता, हो तो उससे भी जाता। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका अंतःश्वसन के दौरान श्वसन तंत्र से होकर वायु के मार्ग का सही क्रम क्या है। देखिए इसको आप डायरेक्टली कोई नहीं बता सकता जब तक आप इसको क्या डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ जब चित्र बना होगा आपके सामने, कंकाल का पूरा प्रोसीजर समझाया होगा, तो ऐसे क्वेश्चन समझ में आते हैं। यहाँ तो आपको बताने का अर्थ यही है कि सीधा मैं आंसर आपको टिक करवा सकता हूँ ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसको जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। और मेरे अकॉर्डिंग तो अगर आप चाहें तो जितना आप विज्ञान पर, साइंस पर जितना टाइम खराब करेंगे, उससे ज़्यादा मैथ रीजनिंग को अगर अच्छे से कवर कर लिया जाए तो आपका बहुत जल्दी कमांड हो जाएगा। क्योंकि साइंस आपका कितने का आता है वेटेज, 10-15 के बीच में ही आपका जो है वेरी करता है, लेकिन मैथ रीजनिंग जो आपका लगभग 60 से 65 तक जाता है। और 60-65 अगर आपने अच्छे से कमांड बना लिया और आपने जीएस पर कमांड बना लिया तो आपका अगर 80+, 75+ अगर आपका होता है तो आपका जो है सिलेक्शन श्योर हो जाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में मुकुलन के माध्यम से अलैंगिक प्रजनन होता है, तो ये होता है हाइड्रा के अंदर, क्योंकि वाटर भरा होता है तो हाइड्रा के अंदर जो है मुकुलन के माध्यम से क्या होता है, अलैंगिक प्रजनन होता है। आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए ये क्वेश्चन पिछले पेपरों से रिपीट हो गया, हालांकि हाल हो रहा है तब भी आपका रिपीट हो रहा है। तो देखिए अब नेक्स्ट ईयर में जब होना है तब तो आपका रिपीट होना ही है कुछ क्वेश्चनों का। तो इसमें पूछा गया है वह कौन सी संख्या है जिसका घन खाली स्थान है, यानी माइनस का 1331 दे रखा है। तो आप देखते हैं अगर इसका क्यूब रूट निकाला जाए, क्या निकाला जाए, क्यूब रूट। इस प्रकार से क्यूब रूट निकालें अगर इसका, तो हम देखते हैं कि 1331 जो होता है 11 गुणा 11 गुणा 11 से मिलता है, और 3 बार अगर माइनस लगा जाए, माइनस माइनस माइनस, तो एक बार तो ये पूरा का पूरा प्लस बन जाएगा और ये माइनस रह गया। तो आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, -11। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है गर्म जल प्राप्त करने के लिए सोलर वाटर हीटर का उपयोग खाली स्थान में नहीं किया जा सकता। गर्म दिन
धूप वाले दिन, पवन वाले दिन और बदली वाले दिन। तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि जब मौसम में आपका जो बदरे ये बोलते हैं ना, जब क्या होता है कि बारिश होने वाला मौसम हो जाता है तो उस टाइम क्या है, हम वाटर हीटर का उपयोग करके हम गर्म कर ही नहीं सकते वाटर को। तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में गिवन है मैं स्वर्ण पार्ड का प्रयोग क्यों पूर्ण करने के पश्चात रदरफोर्ड ने यह निष्कर्ष प्राप्त किया था कि नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में बहुत लघु होता है, इसीलिए क्योंकि। ये क्वेश्चन आपको रटने ही वाले हैं। देखिए साइंस का जो कुछ पार्ट ऐसा होता है जिसके लिए आप क्या क्वेश्चन रटने ही पड़ेंगे। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यही आपका करेक्ट आंसर होगा, फर्स्ट वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में गिवन है भारत का सबसे महत्वपूर्ण तेल बीज मूंगफली एक खाली स्थान है, खरपतवार पौधा नहीं है। मूंगफली से हमें खरपतवार पैदा नहीं होता है। अनाज फसल ये भी नहीं है। फलीदार पौधा बिल्कुल, मूंगफली नाम से ही क्लियर हो रहा है आपका। तो मूंगफली जो है आपका कैसा पौधा है, फलीदार पौधा है। तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, थर्ड वाला आंसर है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है अखिल ने ठंडी शीतकालीन रात में कपड़े के कुछ परतों के साथ स्वयं को लपेट लिया, इससे उसे स्वयं को गर्म रखने के लिए सहायता मिली, क्योंकि। पहला ऑप्शन दे रखा है कपड़ों की परतों के बीच घर्षण ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो नहीं, ये गलत है। दूसरा, कपड़ों के बीच फंसने वाली हवा ऊष्मा का एक खराब संवाहक होती है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्यों करेक्ट आंसर है कि जब क्या होता है, दो लेयर जो होती हैं कपड़ों के बीच में, अगर हवा का एक लेयर बन जाता है तो वो क्या करता है, इधर से उधर हवा को आदान प्रदान नहीं होने देता, संवाहक नहीं होने देता, इसीलिए हमको क्या गर्मी को महसूस करने लगता है। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है हमें 7 + x - 4x² + x³ में से कितना घटाया जाए कि बहुपदी परिणामी जो है x - 3 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। यानी कि इस संख्या से हमें क्या करना है, इसमें पूरी तरह भाग लगाना है, और भाग लगाने पर जो हमारा शेषफल बचेगा वही हमारा आंसर होगा। तो आइए समझ लेते हैं इसको एक्सप्लेन करते हुए। ये हमने इसको लिख लिया क्रम से। तो सबसे पहले इन दोनों को एक जैसा बनाना है। एक जैसा बनाना है तो हमें क्या चाहिए, सबसे पहले x⁻² चाहिए। तो x⁻² का जैसे ही मल्टीप्लाई किया तो ये निकल कर आ गया x⁻³ माइनस ही आएगा क्योंकि ये माइनस का है, तो 3x²। इसे सॉल्व कर दिया तो ये माइनस और ये माइनस माइनस प्लस, तो ये कैंसिल हो गया। ये बचेगा हमारे पास कितना, माइनस का x², क्योंकि 4 है और ये 3 था तो ये सॉल्व हो गया, प्लस का x और प्लस का 7। अब इन दोनों को एक जैसा करना है तो फिर से आपने क्या किया, माइनस का x कर दिया। माइनस के x का इधर मल्टीप्लाई किया तो ये निकल कर आएगा माइनस का x² माइनस का 3x। सॉल्व किया, प्लस होने के बाद ये कैंसिल, प्लस, तो ये हो गया आपका कितना, 4x + 7। फिर एट लास्ट में देखते हैं हम, सॉरी ये हमें प्लस में मिलेगा क्योंकि माइनस लिया है ना हमने, ये भी हमारा क्या प्लस में मिलता, इसलिए ये कैंसिल हो गया। ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये निकलेगा कितना, 2x। जब इसको और इसको फिर से अगेन एक जैसा करना है तो प्लस का आपने कितना लिख दिया, 2 का मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया x 2x और ये आ गया माइनस का 6। तो फिर आपने देख लिया, जब ये माइनस का था तो ये भी माइनस का रहेगा, तो ये भी हमारा क्या है, प्लस का आएगा। माइनस का इसमें मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 2x, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 6x। इसे सॉल्व करते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना बचेगा, 1। तो आपका जो ऑप्शन है फर्स्ट वाला ऑप्शन है, इसका कौन सा, फर्स्ट वाला, जिस पर दे रखा है 1। तो हमारा रिमाइंडर कितना बचा है, 1 बचा है, तो आंसर भी कितना होगा इसका, फर्स्ट। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है हमें परिनालिका से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो यह खाली स्थान के रूप में कार्य करता है। तो विद्युत घंटी, क्षण चुंबक, प्रतिरोधक, इंसुलेटर। तो ये आंसर करता है आपका वार मैग्नेट, ऑप्शन नंबर बी है, क्षण चुंबक के रूप में। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये हमारे इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है। आइए पढ़ लेते हैं इस क्वेश्चन को, क्या दे रखा है। उपकरण के निम्नलिखित समूह का उपयोग मिश्रण के घटकों को अलग करने के लिए या पृथक करने के लिए उपयोग में किए जाने वाली प्रक्रिया को पहचानना है हमें। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है फिर से आपका वही साइंस का है, तो साइंस के लिए मैं क्या कहूँ, सीधा आपको बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन को भी आपको क्या कर लेना है, समझ लेना है सीधा सा आंसर को लगा करके। तो आंसर है इसका साधारण आश्वन, ऑप्शन नंबर सी। देखिए अभी तक हमने जो है लगातार 12 पेपरों को कंप्लीट कर लिया है।
जिन्होंने नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है प्लेलिस्ट का आपका, तो उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं, या फिर आप सीधा चैनल पर जाएं, चैनल पर जाने के बाद प्लेलिस्ट में जाएं, उसके बाद सभी का प्लेलिस्ट बना हुआ है अलग अलग, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो शेयर ज़रूर करें, लाइक भी करें, और अपने उन फ्रेंड्सों के पास भेजें जिन्होंने क्या है अभी तक चैनल को नहीं देखा है, पहली बार जो विजिट करना चाहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, साइन आउट।